हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, अपने जो 11th क्लास में जो प्रीवियस टॉपिक हुआ था केमिकल बॉन्डिंग में, वो हाइब्रिडाइजेशन अपन ने कंप्लीट किया था। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद में आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो नाम लिख देते हैं इसको MOT। और MOT का पूरा नाम क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो दी थी, सबसे पहले जो इसके बारे में अपन को बताया था वो हुंड और मूलिकन, इन दो साइंटिस्टों ने किसके बारे में बताया अपन को? इस थ्योरी के बारे में बताया, जिसका नाम अपन ने क्या रखा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब यहाँ इनके बारे में साइंटिस्ट का नाम अपन रखेंगे हुंड एंड मूलिकन। मूलिकन, ये दो साइंटिस्ट थे जिसने इस थ्योरी के बारे में अपन को एक्सप्लेन किया, बताया। इसमें अपन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशंस कैसे कर सकते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इसके बारे में ये पूरी थ्योरी अपन को बताती है। कुल मिला के मॉलिक्यूलर का फॉर्मेशंस जो है उसके बारे में ये चीज़ अपन को बताएगी। हालांकि इस साल ये सिलेबस में नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर वापस NCERT जब होगा तो ये टॉपिक आपके काम आएगा वापस। तो इसको अपन थोड़ा सा इसमें इसके बारे में अपन बताएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले हुंड और मूलिकन ने इसके बारे में अपन को बताया। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर फॉर्मेशन होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है, तो उसमें कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो इसको कुछ पॉइंट्स में अपन कन्वर्ट कर देते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू मॉलिक्यूल। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन अपन इसके थ्रू बताएंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट करता है और किस में कन्वर्ट होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। सेकंड पॉइंट लिखे हैं होमोन्यूक्लियर एटॉमिक ऑर्बिटल कैन टेक पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट atomic orbitals like formation of molecule H2, Cl2, N2, O2 और इसके अलावा C2। ये जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल can be explained by this theory. By this theory. तो इसमें जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है H2, Cl2, N2, O2, C2, ये इनका फॉर्मेशन अपन इसके थ्रू समझा सकते हैं, इसके थ्रू बता सकते हैं। अब इसके बाद में अपन ये बताएंगे कि भाई कैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशंस कैसे होता है और किस टाइप से अपन इसको बना सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल of an atom converted into molecular
orbital in which half of molecular orbital change into bonding molecular orbital and half change into anti-bonding molecular orbital। तो आधे तो इसमें बॉन्डिंग में और आधे किस में हो जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में चेंज हो जाते हैं। जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा और नए जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे जिसमें कुछ तो बॉन्डिंग में चेंज हो जाएंगे और कुछ क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। और इसमें जो अपन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक सेम एटम्स जो लेते हैं H2N2Cl2 Br2 इस टाइप के एटम्स जो है वो लेते हैं और इसमें फॉर्मेशन ऑफ इनका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन इसके थ्रू अपन बता सकते हैं। थ्योरी के अंदर जो मेन चीज़ है कि भाई इसमें मॉलिकुलर का फॉर्मेशंस कैसे होता है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल का कन्वर्जन मॉलिकुलर ऑर्बिटल में कैसे हो जाता है। एटॉमिक ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी तो रहती नहीं है, बाद में किसकी स्टेबिलिटी आ जाती है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल की। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल का इसमें कन्वर्जन होना वो चीज़ अपन को मालूम रखना है। और इसके बारे में द एटॉमिक ऑर्बिटल the molecular orbital which have less energy than atomic orbital are known as bonding molecular orbital and the orbital which have high energy than atomic orbital are known as anti-bonding molecular orbital। इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल कन्वर्ट हो जाते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में और मॉलिकुलर ऑर्बिटल में कुछ तो हो जाते हैं लेस एनर्जी वाले ऑर्बिटल और कुछ हो जाते हैं हाई एनर्जी वाले। तो लेस एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स जो है उनको अपन बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड जो हाई एनर्जी वाले हैं वो क्या करेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में। तो थ्योरी में काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन बेसिक चीज़ें जो अपने काम की है वही इसमें लिखवा रहे हैं आपको। हर एक चीज़ जैसे पूरी बुक तो लिखनी है नहीं अपन को, इसमें जो बेसिक चीज़ें अपने काम की है जो काम आएगी या अपन को उसको समझना है वो चीज़ें अपन यहाँ लिख रहे हैं। सारे पॉइंट को लिखने से मतलब नहीं है क्योंकि हर एक पॉइंट में इतना ज़्यादा डिटेल में अपन को पढ़ना नहीं है, बेसिक चीज़ पढ़नी है एक्चुअल में होता है क्या है इसके अंदर। तो अगला है इसके अंदर
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल prepare the bond but anti-bonding molecular orbital resist the bond. तो इसमें अपन लास्ट पॉइंट में यही बता रहे हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग जिनकी एनर्जी हाई हो जाती है वो बॉन्ड बनाने से रेसिस्ट करेंगे या बॉन्ड नहीं बनाएंगे, उसको अपन ये बोलते हैं। अब इसमें बेसिक चीज़ जो है वो अपन को ध्यान रखनी है, क्या इसमें और काम का है। जैसे मैंने कहा दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले लिए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो देखो इसमें से दो एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने पार्टिसिपेट किए और ये अपना दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है इस साइड में आएगी आपकी एनर्जी। तो एनर्जी का भी ग्राफ अपन को यहाँ बताना पड़ेगा, क्योंकि बिना एनर्जी के मालूम नहीं चलेगा किसकी एनर्जी लो है और किसकी एनर्जी हाई है। इन ऑर्बिटल्स को अपन क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ये कन्वर्ट होते हैं, ये भी कौन सा एटॉमिक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब वापस आपस में मिक्स हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नीचे वाले को बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको क्या नाम देंगे अपन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ अपन कहते हैं, जब अपन वेव्स फंक्शन के बारे में पढ़े हैं कि वेव्स फंक्शंस, ये वेव्स के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी डेंसिटी अपन बताते हैं। और वेव्स के फॉर्म में मान लो ये दोनों की वेव्स, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वेव्स ऐसे हैं। अगर अपन कहेंगे कि यहाँ दोनों वेव्स के क्रेस्ट और क्रेस्ट साथ में आएंगे तो इसमें कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग का मतलब है दोनों में मिक्स हो रहे हैं। और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बनेगा, और यहाँ दोनों वेव्स एक दूसरे के रेसिस्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ इसको नीचे बताएंगे, हालांकि ये इतना ज़्यादा डीप में अपने पास नहीं है, फिर भी अपन एक चीज़ समझा देते हैं। मान लो ये दो वेव्स आपस में इकट्ठी हुई, ये ए वेव्स है और ये बी वेव्स है, या साई ए नाम देंगे। साई ए का मतलब वेव फंक्शन है और ये साई बी। तो यहाँ लास्ट में आंसर ऐसे आएगा, ये वेव्स जब दोनों आपस में कंबाइंड हो जाती है। अब दोनों वेव्स अगर कंबाइंड नहीं होती है और दोनों वेव्स अपोजिट हो जाती है तो उसमें थोड़ा सा ऐसे ही आएगा। तो ये जो है, अगर ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है एक दूसरे में ओवरलैप कर जाना। जब कंस्ट्रक्टिव होता है तो यहाँ वेव्स बनेगी, बड़ी वेव्स बनेगी। और डिस्ट्रक्टिव होता है तो इसका मतलब छोटी वेव्स बनेगी, बिल्कुल स्लाइटली स्लो वेव्स बनेगी यहाँ पे। अब वेव फंक्शंस में ये दो चीज़ें हो सकती है। यहाँ तो दोनों का एडिशन हो रहा है, साई ए प्लस क्या हो रहा है, साई बी हो रहा है। तो ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट जो हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, साई ए माइनस साई बी हो रहा है। तो इसमें दोनों में लेस हो रहा है और ऊपर वाले में थोड़ा सा क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो एडिशन और डिस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पर कुछ वेव्स फंक्शंस में डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है, नेगेटिव ओवरलैपिंग हो रही है।
तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यहाँ ये वेव फंक्शन हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी, इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और ऊपर वाले में साइन ए माइनस क्या होगा, साइन बी। वेव फंक्शंस जो होते हैं इनको साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है उसको अपन वेव फंक्शन साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब डिस्ट्रक्टिव होता है तो साइन ए माइनस साइन बी, और इसको क्या बोल दिया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और जब साइन ए और साइन बी, ए और बी इनको माना है, ये वाला ए हो गया और ये वाला बी हो गया। ए और बी जो है एटॉमिक ऑर्बिटल है, और एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन जब एडिशन होंगे तो साइन ए साइन बी ऐड होंगे तो कौन सा ऑर्बिटल बनता है यहाँ पे, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और जब ये आपस में डिस्ट्रक्टिव होंगे या इनका एक दूसरे में लेस होगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल से लो होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा एंटी बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई होती है। ये बॉन्ड बनाते बिगाड़ते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले बॉन्ड बनाने का रेसिस्ट करते हैं, लेकिन बॉन्डिंग वाला बॉन्ड बनाने में फॉर्मेशंस में हेल्प करते हैं। इसके बेस पे अपन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशंस बताएंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल में। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही वापस नए मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। मान लो दो एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिए और दो एटॉमिक ऑर्बिटल वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल में। और लास्ट पॉइंट है दे फॉलो द हुंड एंड पाउली प्रिंसिपल। ये जो रूल्स है एटॉमिक से मॉलिकुलर में कन्वर्ट होना, और इसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जब करेंगे अपन, तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, हुंड और पाउली प्रिंसिपल के बेस पे करेंगे। आप प्रिंसिपल सबको फॉलो करेंगे। तो जो हुंड और पाउली जो प्रिंसिपल बताया था मैंने सेकंड चैप्टर में करवाया था आपको, हुंड रूल क्या होता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन ने करवा दी थी। अपन अब एग्जाम्पल दे के बताएंगे कि ये किस में कैसे इसका मॉलिकुलर फॉर्मेशंस इसमें होता है। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल लेंगे H2 हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का अरेंजमेंट कैसे बनाना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, इसके लिए अपन बताते हैं MOT ऑफ हाइड्रोजन, बॉन्ड एनर्जी डायग्राम भी बोल सकते हैं इसको, बॉन्ड एनर्जी डायग्राम। बॉन्ड एनर्जी डायग्राम इसके थ्रू अपन बताएंगे कैसे MOT बनानी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में H होता है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1, ये हाइड्रोजन है 1s1, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये भी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन 1s1। और अब ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए थे, एक एक मैंने पार्टिसिपेट किया तो वापस दो ही नहीं बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए वापस कितने बनेंगे, उतने ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे 1s1। कॉन्फ़िगरेशन ये 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। 1s1 का अरेंजमेंट अपन ने बता दिया, और यहाँ जो है इस ऑर्बिटल का नाम रखेंगे सिग्मा 1s, और इसका लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। तो 1s ऑर्बिटल ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल का नाम हो गया सिग्मा 1s, और एंटी बॉन्डिंग वाले में स्टार लगा दिया अपन ने, क्योंकि ये बॉन्ड बनाएगा नहीं, बॉन्ड बिखेरेगा, बॉन्ड बेकार करेगा, बॉन्ड को बिगाड़ेगा। तो ये अपन जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ मैं एक साइन लगाऊंगा यहाँ पे किसका, एनर्जी का। अब अपन कह रहे हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये वापस जाएंगे तो इसमें और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो कुल मिला के ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में गए। इसको मैंने क्या नाम दिया था, BMO। BMO का पूरा नाम क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और इसका नाम क्या होता है, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल।
और यहाँ पर अपन अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए अपॉन टू, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन टू। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, अपन कह रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है 0 है अपॉन टू। तो 2 अपॉन टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 बनेगा, इसका मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये चीज़ इसको रिप्रेजेंट कर रही है। इसके साथ में अपन ने बॉन्ड एनर्जी डायग्राम भी बनाया है कि बॉन्ड एनर्जी डायग्राम इस टाइप से बनाना है। ये जो साइड वाले हैं यहाँ पर और यहाँ पे जो रखे हुए हैं, इनको अपन क्या नाम देते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल डिसअपियर होके वापस क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो नीचे वाले को बॉन्डिंग बोल दिया और ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही वापस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ये हुंड और पाउली रूल्स को फॉलो करेंगे। और यहाँ जो साइड में मैंने बताया ये एनर्जी ऑर्डर है। एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी बीच में है, लेकिन बॉन्डिंग की एनर्जी जो है वो उससे भी लो है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में एंटर करता है। तो यहाँ अपन ने सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया है और इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद में उसमें ऊपर वाले में डाला है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका आए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आए, तो अपन क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2। कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। और ये यहाँ अपन ने अरेंजमेंट बता दिया, किस टाइप से इसका अरेंजमेंट बताएंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे उनका शेप अलग होगा। और एक जो नाइट्रोजन के बाद में जो आएंगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन का, उनका शेप में हल्का सा चेंजेज आएगा। तो वो अपन एक एग्जांपल करके बताएंगे। यहाँ मैं नाइट्रोजन का लूँगा, फिर नाइट्रोजन के बाद वालों के ऑर्डर जो है वो अपन देखते हैं। तो यहाँ चलो इसमें एक तरफ नाइट्रोजन का ले लेते हैं। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे रखना है आपको, इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले लो एनर्जी लेवल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। सबसे पहले मैं कौन से ऑर्बिटल बना रहा हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स वापस कन्वर्ट होके किस में चेंज हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये सिग्मा या 1s, और ये भी कौन सा है 1s, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। और बीच वाले कौन से हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद ये आ जाएगा अपना सेकंड, उसमें 2s वाला होगा। 2s वाले में भी एक एक ही होंगे। ये हो गया 2s वाला। अब उसके बाद में 2p चालू होता है। नाइट्रोजन में अरेंजमेंट जो होता है वो कहाँ तक होता है, 2p तक होता है। तो 2p को कैसे फिल करना है ये अपन देखते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं 2p तक के लिए। तो ये मैं 2p का बता रहा हूँ। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए ये चीज़ कॉमन है। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और उस वाले p में भी कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल। अब तीनों का वापस ये है 1, और 1 के बाद में कितना आएगा यहाँ पे 2। फिर वापस नीचे जब करेंगे अपन 1, और इसके नीचे जो आएगा वो कौन सा आएगा 2। ये इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं।
ये इस टाइप से अरेंजमेंट करना पड़ेगा अपन को 1s 2s और फिर 2p तक का। और 1s 2s 2p के बाद में अपन इनका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक लिखेंगे। एक मैं यहाँ पे नाइट्रोजन का आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। सिर्फ किसका बताएंगे? नाइट्रोजन का। ये नाइट्रोजन का फॉर्मेशंस कैसे होता है ये अपन बता देते हैं। सिर्फ इसमें एक एग्जांपल नाइट्रोजन का दे देते हैं। नाइट्रोजन के बाद में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? चेंज। तो उसका अपन बाद में बताएंगे, लेकिन पहले इसमें नाइट्रोजन तक का कर लेते हैं। ये मैंने लिखा 1s और इसका नाम रख देंगे सिग्मा 1s, इसका रख देंगे सिग्मा स्टार 1s। और ये जो ऑर्बिटल है ये कौन सा है? 2s। और ये भी ऑर्बिटल कौन सा है? 2s। तो इसका नाम रखेंगे सिग्मा 2s और इसके पड़ोसी ऊपर का नाम रखेंगे सिग्मा स्टार 2s। अब अपन वापस नीचे आते हैं। नीचे में यहाँ 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? px, py और pz। ये भी 3 होते हैं, px, py और pz। तो यहाँ जो है इसमें नीचे वाले 2 है, इनको पाई 2px और इसको क्या नाम देंगे? पाई 2py। इसका ऊपर वाले का नाम रखेंगे सिग्मा 2pz। तो ये कॉन्फ़िगरेशन अपन को रखना है। अब इसके बाद ऊपर और जाएंगे अपन, तो इसका नाम पाई स्टार 2px और इसका पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अरेंजमेंट मैंने बता दिया। और अरेंजमेंट करने के बाद में अब अपन को करना क्या है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करनी है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। और उसके बाद में अपन को ये देखो, ये तीनों साथ में आ गए। अब नीचे वाला सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, फिर उससे ज़्यादा वाला। और इसके साइड में जो है अपन लिखेंगे यहाँ पर एनर्जी ऑर्डर। ये ऊपर एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब अपन यहाँ इनको फिल करना चाहते हैं। फिल कैसे करना है ये देखना है। अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो नाइट्रोजन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। ये है, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक नाइट्रोजन का होता है। तो इसके बेस पे अगर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे फिल करेंगे। ये तो एक नाइट्रोजन का हुआ, लेकिन अपन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं? N2 का। तो ये तो एक एटम का हुआ इस साइड का। उधर दूसरे एटम का भी ऐसे ही करेंगे, एक ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे और 1 2 और 3 ये ऐसे। तो यहाँ px pz py ये 2px 2py और 2pz है। यहाँ पे भी आपको रखना है। पाई 2px रखा है मैंने, पाई 2py रखा है, फिर सिग्मा 2pz रखा है। फिर इनके आगे ऊपर स्टार लगा दिए, स्टार लगा दिए, वो एंटी बॉन्डिंग को शो करता है। और इधर से इधर क्या इंक्रीज हो रही है? एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी फिनिश हो जाएगी। ये अपने ऑर्बिटल्स जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मॉलिकुलर ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने लिए थे उतने ही वापस मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाए हैं, जिसमें से आधे बॉन्डिंग मॉलिकुलर हो गए और आधे क्या हो गए? एंटी बॉन्डिंग हो गए। इसके बेस पे अरेंजमेंट करना है। अब मेरे को क्या करना है? इनको फिल करना है, बीच में फिल करना है। कैसे फिल करूँगा? 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो 2 इसमें भर दिए और 2 इसमें भर दिए। और इसके 2 और 2 4, ये ऐसे भर दिए, 2 और 2 4। अब 3 और 3 कितने हैं? 6। तो मेरे को ऐसे भरना पड़ेगा 1 और 2। हुंड और पाउली रूल को भी फॉलो करना है। 1 1 इसमें गया, फिर थर्ड और फोर्थ इसी में जाएगा, फिर उसके बाद में ऊपर वाला, क्योंकि एनर्जी के बेस पे बढ़ना, दोनों की एनर्जी इक्वल थी तो एक एक डाला। फिर अपन ने पेयरिंग करी और उसके बाद में ये दोनों बढ़ने के बाद में ऊपर अपन इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो गया यहाँ पे। और अरेंजमेंट होने के बाद में अगर आपको पूछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखना है इसका,
तो बताओ सबसे पहले मैंने किस में इलेक्ट्रॉन फिल किया है, सिग्मा 1s में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सिग्मा 1s2, और सिग्मा 1s2 की एनर्जी लेस है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है, सिग्मा स्टार की। तो लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s2, फिर इससे ज़्यादा एनर्जी है सिग्मा 2s की। तो सिग्मा 2s2, ये जो 2 ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ये इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल के अंदर आया हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। और इसके बाद आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s2, इससे ज़्यादा एनर्जी अपन कहेंगे पाई 2p(x), पाई 2p(y) में है, तो पाई 2p(x)(2), और वो इक्वल है किसके, पाई 2p(y)(2). ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों की एनर्जी इक्वल है। और इसके बाद में अपन इससे ज़्यादा एनर्जी जो है सिग्मा 2p(z)(2), ये इलेक्ट्रॉन अपन इसके बेस पे फिल किया। ये इसका पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आपको अगर पूछे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। बॉन्डिंग में कितने, बॉन्डिंग कौन से हैं, ये वाले 2, ये वाले 2, 2 4 और ये 6, टोटल कितने हो गए, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, माइनस आएंगे 4, 4 कैसे आए, 2 एंटी बॉन्डिंग और ये 2 एंटी बॉन्डिंग, ऊपर एंटी बॉन्डिंग में है ही नहीं तो इसको नहीं लिखेंगे, तो अपॉन 2 लगाना है। तो आंसर आया 6/2, आंसर आ गया 3। इसका मतलब n और n के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, अपना ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो है यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो इसको एक अपन वर्ड लिख सकते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक पेयर्ड को बताता है। अगर यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो अपन लिख दे इसको पैरामैग्नेटिक। तो ये जो सारा अरेंजमेंट मैंने किया है डायामैग्नेटिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, बॉन्ड ऑर्डर निकाला है, और इसकी एमओटी एक एनर्जी लेवल डायग्राम अपन ने ये बनाया है। इसके बेस पे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे किस टाइप से आपने इसका अरेंजमेंट किया है। अब ये अरेंजमेंट जो आपके आया 1 2 1 2 वाला, जिसमें अपन ने कहा कि पाई ऑर्बिटल कितने हैं, नीचे वाले 2 ऑर्बिटल है, और सिग्मा वाले का कितना, एक ही है। अब ऑक्सीजन में थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर धीरे धीरे वापस कम होने लग जाता है। नाइट्रोजन तक बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, 3 तक हो जाता है, नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होते हैं नाइट्रोजन तक, लेकिन नाइट्रोजन के बाद में बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो उसके लिए अपन ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन से फ्लोरीन के लिए अपन को कैसे डायग्राम बनाना है वो भी एक ध्यान से देख लेना इसको अच्छी तरह से। तो यहाँ अपन डायग्राम जो बनाएंगे वो कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे, ऑक्सीजन से फ्लोरीन, या ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए, या नियॉन के लिए भी लिख सकते हैं, फ्लोरीन एंड नियॉन Ne2 के लिए भी यही काम आएगा बॉन्ड एनर्जी डायग्राम। इसमें भी वही लेते हैं अपन, ये 2 ऑर्बिटल्स, ये लो एनर्जी वाला और ये हाई एनर्जी वाला। अब इसके बाद में ये 2s वाला, ये 2s हो गया। अब इसके बाद मेरे को किसका भरना है, 2p का। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं ताकि इजीली बना सकें। वन और ये 2, और फिर वापस आएंगे नीचे 2 और 1। ये 2 और 1, अब इनका नाम नॉमेनक्लेचर अपन कर देते हैं।
तो यहाँ पर जो अब अपन इसका डायग्राम बना रहे हैं, ये डायग्राम बना हुआ है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। इसका नाम मैं रख देता हूँ 1s, फिर 2s, और ये px, py, pz, और ये भी px, py, pz। ये डायग्राम मैं बनाऊंगा ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए बनाऊंगा? O2 के लिए। अब इनका नाम रख देते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, और सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये अब आ जाएगा सिग्मा 2pz, और पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और सिग्मा 2pz। ये इनका कॉन्फ़िगरेशन अपन ने भरा है, और इसके बेस पे ही अपन को इलेक्ट्रॉनिक फिल करना है, इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं और ऑक्सीजन के अंदर करना है। सबसे पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ ताकि, और इस साइड में मैं लिख रहा हूँ एनर्जी, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। 1s2, 2s2, 2p4, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 1s में आपको कितना भरना है? 2 इलेक्ट्रॉन। ब्लैक से भर देते हैं ताकि अलग कलर से थोड़ा ध्यान रहे। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें डाल दिए, 1, 2, 3 और 4, 4 इलेक्ट्रॉन इसके डाल दिए। अब इसमें भी सेम कंडीशन है, 2 इसमें, 2 इसमें, 1, 2, 3 और चौथा ये इसमें डाल दिया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका भरा है। इसके बाद इसका अपन ने चेंज क्या करना है, इसके अंदर फिल करना है। फिल कैसे करना है ये देखो, 2 और 2, 4 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। 2 इसमें गए और 2 इसमें गए, फिर 2 इसमें गए, 2 इसमें गए, और इसमें 4 और 4 8 भरने हैं। 2 पहले ये भर गए, फिर एक एक इसमें गया, फिर पेयरिंग हो गया, तो 6 तो फिल कर दिए। 7वां यहाँ पे और 8वां यहाँ पे करेंगे। तो कुल मिला के ऊपर वाले में मैंने अनपेड भरे हैं। क्यों भरे हैं अनपेड? क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है। ऊपर वाले की एनर्जी उससे भी ज़्यादा है, उसमें नहीं भरा है। अब यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। क्या चीज़ लिखनी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC। तो EC में यहाँ से देखो, सिग्मा 1s में कितना भरा है? सिग्मा 1s में 2, सिग्मा 2s में भी 2, सिग्मा स्टार 2s, सॉरी, सिग्मा 1s के बाद सिग्मा 1s स्टार को तो लिखा ही नहीं अपन ने, तो सिग्मा स्टार भी लिखना है। सिग्मा स्टार 1s 2, फिर सिग्मा 2s 2, टू एस 2, फिर इसके बाद में सिग्मा स्टार 2s2, फिर आ रहा है देखो सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं। सिग्मा 2pz में 2, इससे ज़्यादा एनर्जी है पाई 2px और पाई 2py की। तो पाई 2px2 और इक्वल टू पाई 2py2, और इज ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन में ऊपर वाले में एक एक इलेक्ट्रॉन गया, वो भी लिख देते हैं। पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने फिल किया है, इनको देख के फिल किया है। और इसके बाद में आपको अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, 2 और 6, 10 है। 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 और 2 और 2, 6 है, अपॉन 2। तो 10 माइनस 6 अगर करते हैं, अपॉन 2 करते हैं, तो 4/2 आया। और 4/2 का मतलब कितने बॉन्ड आएंगे? 2। अब यहाँ पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखते हैं तो बीच में यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल सिंगल का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे
एक एक इलेक्ट्रॉन ही है, और एक एक इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, O2 मॉलिक्यूल क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक अरेंजमेंट जो आता है ये इसमें O2 में आता है। O2 के अंदर कैसे अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बॉन्ड एनर्जी डायग्राम कैसे बनाना है, इस पूरे को आप क्या नाम दे सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी डायग्राम। और ये डायग्राम के बाद में आपको इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ध्यान रखना है कैसे बनाना है, एक आपको बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है, और पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक है ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ अपनी क्लास में यहाँ तक जो मैंने करवाया है ये सारे टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक में आते हैं इसलिए करवाया है, अदरवाइज़ ये आपके इस साल सिलेबस में नहीं आने वाला है। अब अपन बात करते हैं इसके बाद जो बॉन्ड आता है, एक लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है और क्यों ये हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, अपन कैसे दिखाते हैं। तो लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपन, हाइड्रोजन बॉन्ड इस चैप्टर का। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है और कैसे अपन को इसको रिप्रेजेंट करना है। इसमें लिखते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट like fluorine, oxygen and nitrogen are combined with hydrogen and prepare molecule, then in between molecule hydrogen is present in the molecule, so it prepare hydrogen bond. Due to this bond melting point and boiling point of molecule increases. ये मॉलिक्यूल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपन आगे बताएंगे कैसे इंक्रीज होता है, लेकिन एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो टाइप के होते हैं, पहले टाइप्स पढ़ेंगे फिर बताएंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कैसे इम्पैक्ट आता है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर combined with hydrogen and prepare the molecule, then in between molecule hydrogen is present in the molecule, so it prepare hydrogen bond, and that is due to this bond melting and boiling point of molecule increases. तो जब हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ आएगा तो ही वो बॉन्ड बनाएगा, उस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे एक एग्जांपल देके बताते हैं, मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल लिया जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ये H2O एक फॉर्मूला है और ये सारे वाटर मॉलिक्यूल है। अब दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है एक तरफ से कंबाइंड हो रहा है H से और एक तरफ किसी से कंबाइंड नहीं है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में, हाई नेगेटिव के बीच में जब पॉजिटिव एलिमेंट आ जाता है हाइड्रोजन, तो ये एक बॉन्ड क्रिएट कर रहा है। ये बॉन्ड जो है इसको अपन कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आगे से आगे चेन बनाता जाएगा, आगे से भी अटैच रहेगा, पीछे से भी अटैच रहेगा, कुल मिला के यहाँ पर एक बड़ी चेन बन रही है, उस बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड।
ये एक अट्रैक्शन फोर्स ही है वैसे तो। यहाँ तो एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है एच और ओ के बीच में, लेकिन यहाँ एच और ओ के बीच में एक डॉटेड लाइन के थ्रू मैंने बताया, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। अगर ये बॉन्ड नहीं होता तो ये मॉलिक्यूल्स जो है कंबाइंड नहीं होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाते हैं, गैसियस स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन इस बॉन्ड के कारण ये लिक्विड स्टेट आता है वाटर का, और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है इस रीजन से। तो यहाँ डॉटेड लाइन को ही यहाँ पर अपन नाम देते हैं एच बॉन्ड। और ये एच बॉन्ड में ज़रूरी है, कंपलसरी है, हाइड्रोजन आना ज़रूरी है। अगर हाइड्रोजन आएगा तो ही एच बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। इसको बॉन्ड की कैटेगरी में इसलिए डाला है क्योंकि इसमें जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, बहुत ज़्यादा हाई लगता है। हाई अट्रैक्शन फोर्स के लिए इसका नाम मैंने अपन ने रखा है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड को वापस कितने पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में। एक तो होता है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा क्या हो जाता है, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अपन दोनों पार्ट पढ़ लेते हैं। ए पार्ट हेडिंग लगाते हैं इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में ऐसे मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिनका अपन कहते हैं जिनकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड it is found in between two molecule. Two molecule due to this bond melting and boiling point of molecule increases. हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण यहाँ पर मॉलिक्यूल इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हो रहा है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होता। तो यहाँ अपन ने जो बताया इसमें एक जो चीज़ और समझा देते हैं, ये किस किस में हो सकता है। एग्जाम्पल क्या देंगे इसमें, HF, H2O या NH3, इनमें हो सकता है। HF में कैसे होगा, H किसके साथ बॉन्डेड है, F के साथ। H बॉन्डेड है F के साथ और H बॉन्डेड है F के साथ। अब दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव, और इसके बीच में कौन फंस गया है, पॉजिटिव हाइड्रोजन फंस गया है, डेल्टा पॉजिटिव। और यहाँ इस बॉन्ड को अपन कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, H बॉन्ड। और इसी को क्या बोलेंगे यहाँ पर, H बॉन्ड। तो इस H बॉन्ड के कारण ही अपन कह रहे हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, वाटर इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर बट H2S इज ए गैस एट द रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन ये आएगा, देखो इस पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको। क्वेश्चन ये है, H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। रीजन यही है, H2O के अंदर अपन ने ये बताया था कौन सा बॉन्डिंग हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये H2O का मॉलिक्यूल है और दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में H आ गया, तो कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, H बॉन्डिंग। लेकिन H2S में ऐसा नहीं हो रहा है। H2S का स्ट्रक्चर ऐसा है। अब यहाँ सल्फर की नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, सल्फर और हाइड्रोजन की नेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में गैप ही नहीं है। अगर गैप नहीं है तो ये S जो है H को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, दूर दूर। और अपन कहते हैं मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा सेपरेट रहते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है, मतलब ये गैसियस स्टेट में रहेंगे। लेकिन वाटर जो है अपना कौन सी स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर किसी भी कंपाउंड की क्यों होती है, उसका रीजन भी अपन क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे अपन कहते हैं इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर बट इथेन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इथेनॉल क्यों पानी में घुल जाता है, क्योंकि इथेनॉल वाटर के साथ कौन सा बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो सॉल्युबिलिटी इन वाटर का रीजन भी अपन क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि वाटर के खुद के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल ही आपको आपस में मिक्स करेगा जिसमें जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अगर ऑयल को, फैट को अगर पानी में मिक्स करें तो वो मिक्स नहीं होगा, लेकिन अगर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं उनको अगर मिक्स करें तो वो इजीली क्या हो जाएगा, इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। अब इसका एक बी पार्ट और कर लेते हैं, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसमें लिख देते हैं इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड it is found in one molecule it is found in one molecule due to this bond no changes are found in melting and boiling point। बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में इसमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। बनता कैसे, ये बॉन्ड कैसे बनाना है अपन को, देखो ये मैंने ले लिया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एग्जाम्पल लिखेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये एग्जाम्पल है। इसके अंदर अपन स्ट्रक्चर बना के समझाएंगे कैसे ये इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड बनता है। ये बेंजीन है और इस पे फिनॉल का मतलब OH, और इसी पे ही नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, ये नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर है। अब इसी में एक ही मॉलिक्यूल है पूरा, और पूरे मॉलिक्यूल में दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये नेगेटिव, और पॉजिटिव कौन आ गया, हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पे एक बॉन्ड प्रिपेयर कर रहा है, और इसको बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इंट्रा वाला है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसमें इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये इसका एसिडिक नेचर थोड़ा सा कम हो सकता है। जो H+ आयन यहाँ से लूज होना था वो अब दोनों तरफ से बॉन्डेड है, तो इतना जो H+ आयन निकलना था वो कम निकलेगा, एसिडिक नेचर कम हो सकता है। लेकिन इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो ये जो है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल या दो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है जिसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसको अपन नाम देते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रा और इंटर ये दोनों अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्ड है, दोनों का अपन ने नाम अलग अलग बताया है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो टॉपिक है ये 5th चैप्टर में भी आता है, लेकिन इसमें अपन ने अभी समझा दिया था, इसको ध्यान से एक बार समझ लीजिए और कैसे इसका हाइड्रोजन बॉन्ड को अपन को प्रिपेयर करना है। तो ये इसका पुराना जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशंस किस किस में मिलता है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होता है, इसका रीजन भी आप क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड लिख सकते हैं। हर एक का नहीं, लेकिन जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होता है, उसका रीजन अपन इसके थ्रू लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बताएंगे, न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर अपना यहीं पे फिनिश हो जाता है। तो यहाँ बेसिक जो केमिस्ट्री है, यहाँ अपने 11th क्लास में जो आप पढ़ रहे हो, तो ये बेसिक चीज़ आगे 12th में काम आएगी। इसलिए मैं आपको बार बार यही चीज़ समझा रहा हूँ कि यहाँ की जो केमिस्ट्री आपने पढ़ रखी है,
तो उसको ध्यान से और पूरा इजीली प्रिपेयर करो, उसको लिखो, नोट्स बनाओ और तैयार करो, ताकि आपके ये आगे कहीं दिक्कत नहीं आ जाए। हालांकि सिलेबस में तो थोड़ा बहुत चेंजेज हुआ है, लेकिन अपन वही टॉपिक वही करवाना चाहते हैं ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, आगे ट्वेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने टॉपिक अपन ने करवाए उनको अच्छी तरह लर्न करो, और इसको रीड एंड राइट करो और इसको लिखते रहो। और साथ साथ में वीडियोस को डबल बार वॉच कीजिए, दो दो बार वॉच कीजिए, ताकि अगर कोई चीज़ छूट गई है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आया है तो वापस देखने से वो चीज़ दिमाग में आ जाती है या समझ में आ जाती है, इसलिए इसको ध्यान से आप पढ़ो। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।